हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो अंटिशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सेवा बोर्ड की एसएसटी की हिस्ट्री पार्ट से सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में एकदम शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको चैप्टर समझा दूंगा एक ही वीडियो में, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को समझाया था। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसएसटी में क्या होता है, अगर वीडियोस ज़्यादा पार्ट्स में बनाओ और लंबा बनाओ तो ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो मैं शॉर्ट और सिंपल में पूरा लेसन्स को समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि पूरे चैप्टर को ना 15 अलग अलग भागों में बांट के इसी वीडियो में समझा दूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है गांधी का एंट्री एंड अर्ली एक्टिविज्म। ठीक है, तो ये होता है 1893 से लेकर 1915 में, जिनमें कि सबसे पहले आपका यहाँ पे गांधी जी का जन्म और एडुकेशन। तो गांधी जी का जन्म आपका 1869 में होता है पोरबंदर गुजरात में। वो उसके बाद स्टडी करने जाते हैं इंग्लैंड। उसके बाद वो अपने लीगल प्रैक्टिसेस को करने के लिए वो जाते हैं साउथ अफ्रीका में 1893 में अपने लीगल वर्क को प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद उनको एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है और वो बहुत सारे ऐसे जगह पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस भी करते हैं। एक बार का किस्सा है जहाँ पे उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, बस इसी रंग के, गांधी जी के रंग के वजह से। तो इनसे गांधी जी बहुत डीपली अफेक्टेड होते हैं और वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से इनजस्टिस के लिए लड़ना है। तो लड़ने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला था जिसका नाम था सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह का मतलब क्या है, ये एक यूनिक मेथड है। इसका मतलब होता है होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, यानी कि यहाँ पे आप सत्य के लिए लड़ोगे लेकिन बिना वायलेंस के, बिना हथियार उठाए, बिना मारपीट किए। ठीक है, यानी कि आप बस प्रोटेस्ट करके। उसके बाद गांधी जी बहुत दिनों तक एक्टिज्म भी करते हैं वहाँ पे। उसके बाद कई बार जेलों में भी उनको रहना पड़ता है। तो गांधी जी को ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे अब अफ्रीका में रहना उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। फिर वो 1915 में गांधी जी इंडिया रिटर्न हो जाते हैं। तो जब वो रिटर्न होते हैं इंडिया, तो वो एक एक्सपीरियंस लीडर होते हैं उस समय और उनके पास एक इंटरनेशनल रेपुटेशन भी होता है। लेकिन इंडिया के पॉलिटिक्स में घुसने से पहले वो चाहते थे कि अपने जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है उसको लोकली पहले टेस्ट किया जाए। तो वो चंपारण सत्याग्रह में 1917 में सबसे पहले ट्राई करते हैं, जहाँ पे इंडिगो पीजेंट्स यानी कि वो फार्मर जो कि इंडिगो उगाया करते थे, वो यूरोपियन प्लांटेस्टर से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वहाँ पे गांधी जी उनको हेल्प करते हैं। फिर खेदा में सत्याग्रह किया जाता है, जहाँ पे फार्मर्स अपने क्रॉप्स के फेलियर्स को लेके परेशान थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स को उनको टैक्स देना पड़ता था। फिर तीसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में वो पार्टिसिपेट करते हैं 1918 में, जहाँ पे वहाँ के वर्कर्स के लिए फ्री और फेयर वेजेस हो, बराबर हो वेजेस, थोड़ा सा इंक्रीज हो, उसके लिए फाइट करते हैं। तो गांधी जी बैक टू बैक ये जो 3 सत्याग्रह उन्होंने किया, इनका अचीवमेंट से उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। उनके अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप होता है और उनको भी बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि ये सब है जो ना अब कारगर साबित हो सकता है। उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि इंडियंस लोग, अब जो इंडियंस लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। अब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम उन्होंने सपोर्ट तो किया ये सोच के कि इसके बदले पे उन्हें स्वराज मिलेगा, यानी कि अब वो खुद रूल कर पाएंगे, यानी कि वो आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ये सब सारे प्रोमिसेस जो है ना वो तोड़ दिए गए और इसका फलस्वरूप ये हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना देश का बहुत ख़राब हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, प्राइजेस गुड्स के बढ़ गए थे और चारों तरफ गरीबी थे, है ना। हाँ, सारे सेक्शंस जो है ना वो देश के वो एकदम मतलब गरीबी में चले गए थे। उसके बाद आता है रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिशर्स एक ऐसे कानून लेके आते हैं 1999 में, जिनका नाम दिया जाता है रोलेट एक्ट। यहाँ पे ये था कि किसी भी इंडियंस को जो है ना वो जेल में डाला जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल। इससे क्या हुआ, लोगों को ये लगा कि ये जो है ना वो गलत पॉलिटिकल रिफॉर्म हो रहा है और लोग गुस्सा हो गए। क्योंकि देखो होना क्या था, किसी को भी ज़बरदस्ती उठा के इस लिए डाल दिया जाएगा क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने एक नेशनल प्रोटेस्ट कॉल किया 6 अप्रैल 1919 में। हड़ताल, फास्टिंग, प्रेयर्स, तो ये सब किया गया इस दौरान। गांधी जी ये पहली बार था जब वो एक ऑल इंडिया जो है ना वो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे एज ए नेशनल लीडर। अब देखो जालियनवाला, इसी में क्या होता है, जालियनवाला बाग हो जाता है। तो कई बार आपने जालियनवाला बाग का किस्सा सुना होगा। तो जालियनवाला बाग क्या है, वन ऑफ द डार्केस्ट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में। और ये कब होता है, 13 अप्रैल 1919 में होता है अमृतसर पंजाब में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल।
हुआ ये था, जैसे ब्रिटिशर्स लोगों ने रोलेट एक्ट पास किया था जिसमें किसी भी इंडियंस को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल और उनको डिटेन कर लिया जा सकता है, तो इसके अगेंस्ट में इंडियंस लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बैसाखी का मेला चल रहा था, लोग बहुत सारे इकट्ठा हुए थे जिसमें से मैन वुमेन चिल्ड्रेन एक साथ इकट्ठा हो गए थे जालियनवाला बाग में, ताकि वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके। और ये जो था बहुत बड़ा ग्राउंड था और चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। तभी ये इंसिडेंट होता है कि किसी भी तरीके से जनरल डायर को जो है ना वो पता चल जाता है और वो अपने यहाँ ट्रूप्स को लेके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ट्रूप्स को लेके पहुँच जाते हैं और सडनली उन ट्रूप्स को सोल्जर्स को ये परमिशन दे दिया जाता है कि फायर करो। 10 मिनट तक फायरिंग चलती है जिसमें से सारे ही एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान जो है ना वहाँ से भाग के ना जा सके। ब्रिटिश ऑफिशियल ये रिकॉर्ड करते हैं कि करीब करीब 300 जो है ना 79 लोग मारे गए, लेकिन इंडियन एस्टिमेट ये कहते हैं कि करीब करीब 1000 लोग मरे और कई सारे जो है ना वो घायल हुए। कुछ लोग तो गोली से मर गए, बहुत सारे लोग तो बचने के लिए कुएं में कूदे और वहीं पे उनका देहांत हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली में मैसेकर था, तो बस बहुत भयंकर प्रोटेस्ट होता है। तो इसके फलस्वरूप में सिर्फ जो जनरल डायर है उसको रिमूव किया जाता है, तो इससे लोग और ज़्यादा आहत हो जाते हैं कि इतना बड़ा मैसेकर हुआ देश में और इसके फलस्वरूप बस उसको क्या दिया गया, उसके पद से उसको हटा दिया गया। अच्छी बात तो ये थी कि बड़े बड़े लोग जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपने उस समय के जो नाइटहुड जो प्रेस्टिजियस अवार्ड जो उनको मिला था वो जो ना प्रोटेस्ट में क्या कर देते हैं वो लौटा देते हैं। गांधी जी लॉन्च करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और ये क्रुएलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी टाइमों तक चलता है। उसी के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट जो है ना एक टर्निंग पॉइंट था 1919 से लेके 1924 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, ओटोमन एम्पायर यानी कि आज का टर्की वो हार जाता है। अब ओटोमन जो सुल्तान था उसको रिगार्ड किया, उसको ऐसा माना जाता है कि वो खलीफ है। खलीफ का मतलब समझ लो एज ए बॉस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड वाइड, यानी कि उनका ही बात माना जाएगा। अब ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश के जो एलाइज थे वो किसी भी तरीके से ओटोमन एम्पायर को हटा दे और रिमूव कर दे खलीफ को। और ये जो है ना रिलीजियस सेंटिमेंट मुस्लिम्स के अंदर इंडिया में अंदर चला, मतलब दिल पे घर कर जाता है। और इस वजह से इंडियन मुस्लिम लीडर जैसे कि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, फिर जाके हकीम अजमल खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। इन लोगों ने स्टार्ट किया 1909 में। इनका एम क्या था, इनका एम बस यही था कि प्रोटेस्ट करना है हमें खलीफ के पोजीशंस को लेके, ठीक है। तो खलीफ के जो पोजीशंस थे उनको लेके किसी भी तरीके से हम लोग क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है और शो करना है ब्रिटिश के अगेंस्ट यूनिटी। अब इसमें हिंदूस लोगों ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया। गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि हिंदू और मुस्लिम को हम लोग एक साथ यूनाइट कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तब जाके गांधी जी ने सपोर्ट किया खलीफत लीडर्स को और मर्ज कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और बन गया ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे हुआ मतलब अब हम लोगों ने स्टार्ट किया बॉयकॉट करना, ब्रिटिश गुड्स, टाइटल्स, स्कूल्स, फिर लॉ कोर्ट्स थे, इन सब को हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। यानी यहाँ तक कि गवर्नमेंट के जो जॉब्स थे वहाँ से भी रेजिग्नेशन दे दिया गया। कई बार जो प्रमोशंस स्वदेशी मूवमेंट्स के यानी कि स्वदेशी गुड्स के यानी कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो हम लोग आज कहते हैं वो उस समय स्टार्ट किया गया था। पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया, डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा दिन चला नहीं चलने का रीज़न क्या है, 1924 में जो मुस्तफ़ा कमाल थे जो कि टर्की के नए लीडर थे, इन्होंने खुद ही क्या कर दिया, खिलाफत को क्या एबोलिश कर दिया गया और उसके बाद ये खिलाफत मूवमेंट ही खत्म हो गया। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, यानी कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हिंदू और मुस्लिम थे ये यूनाइट हो गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में और फ्रीडम के लिए बल मिला। गांधी को एक नेशनल लीडर के तौर पे जाना जाने लगा, एक अच्छा लीडरशिप और अच्छा पॉलिटिशियन के हिसाब से। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेके 1922 के बीच में, तो गांधी जी क्या करते हैं, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया मतलब स्टार्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर गांधी। एम ये था कि ब्रिटिश गुड्स को किसी भी तरीके से कॉलेजेस को, लॉ कोर्ट्स को, सबको क्या कर दिया जाए, बॉयकॉट किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके स्वदेशी को अपनाया जाए, यानी कि लोकली जो भी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें उनको अपनाना है, स्पेशली खादी। हिंदू मुस्लिम के यूनिटीज़ को बरकरार रखा जाए और अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है, यानी कि भेदभाव को दूर करना है। भेदभाव करके हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं।
तो हिंदू, मुस्लिम्स और स्टूडेंट्स, लॉयर्स, वर्कर्स, टी प्लांटर्स, इन सब ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा दिन चला नहीं चलने का रीज़न क्या था? 5 फरवरी का बात है। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौराहा में प्रोटेस्ट हो रहा था, और उसी दौरान जो है एक पुलिस स्टेशन में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भड़क के जो है ना वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिसमें से 22 पुलिस जो है ना वो जल जाते हैं, मर जाते हैं। तो गांधी जी ने सोचा था, गांधी जी ने तो हमेशा ही सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था, यानी कि नॉन वायलेंस का, लेकिन यहाँ पे हुआ उल्टा, एक वायलेंस प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए गांधी जी क्या करते हैं, इसको बंद कर देते, यानी कि सस्पेंड कर देते हैं यानी कि इस मूवमेंट को। उसके बाद सीमन्स कमीशन 1928 में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे फ्रीडम हिस्ट्री में। तो सीमन्स कमीशन है क्या? देखो, सीमन कमीशन 7 मेंबर्स का एक ग्रुप है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था 1927 में सर जॉन सीमन के अंडर में, इसलिए इसको सीमन्स कमीशन भी कहा गया है। इसका पर्पस ये था कि जो भी गवर्नमेंट वर्क कर रहा है इंडिया एक्ट 1919 में, उसको उनमें कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए जाए, यानी कि हर 10 साल के आसपास में रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आज कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी रिफॉर्म्स होते रहते हैं, तो उस समय भी हो रहा था। तो वहाँ पे कोई इंडियन मेंबर्स नहीं थे, तो कोई इंडियन मेंबर्स नहीं थे, जितने भी सातों के सातों मेंबर थे वो सारे ब्रिटिशर्स मेंबर थे। इसीलिए ब्रिटिश इंडियंस को ऐसा लगा ये तो एक तरीके से इंसल्ट है, ये रूल्स बनेंगे जिसको मतलब इंडियंस लोगों को रूल किया जाएगा इसी रूल से, और इसमें इंडियंस ही नहीं है, ये तो एकदम भेदभाव है। जितने भी पार्टीज थे इंडिया में, जैसे कि कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा हो गया, लिबरल्स हो गया, ये सब यूनाइट हो गए और ये जो है ना वो प्रोटेस्ट करने लगे इस साइमन्स कमीशन को 1928 में। इन लोगों ने ब्लैक फ्लैग भी दिखाया और एक स्लोगन दिया कि साइमन्स गो बैक। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट एक इवेंट जुड़ा होता है, प्रोटेस्ट के दौरान जो है ना लाला लाजपत राय का डेथ हो जाता है, क्योंकि लाठी चार्ज किया जाता है पुलिस के द्वारा और वहीं पे इनका डेथ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था। नेहरू रिपोर्ट आता है जिसमें ये बताया जाता है कि इंडियंस खुद ही एक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट को रेडी करता है मोतीलाल नेहरू कमेटी के अंडर, ताकि हम जो है ना खुद ही अपने चीज़ों को चला सके। इसका आउटकम यही होता है कि जो सर सीमन्स कमीशन है वो फाइनली अपना रिपोर्ट को सबमिट करते हैं 1930 में, और उनके सजेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट था 1935 उसको फ्रेम किया जाता है, जो कि बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लेकिन रिजेक्ट कर दिया जाता है इंडियंस के द्वारा, ताकि यूनिटी और डिटर्मिनेशन शो किया जा सके, क्योंकि हमें सेल्फ रूल चाहिए, हम खुद से ही रूल करेंगे। फिर डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब लाहौर में कांग्रेस के सेशन में पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया, डिक्लेयर किया गया कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज लेंगे, और 26 जनवरी 1930 को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिपेंडेंस डे अक्रॉस इंडिया। तो ये 1930s का बात है। फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स को एकदम पैरालाइज करने का मकसद था, ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम ख़त्म कर दिया जाए। अब देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता कहाँ से? सॉल्ट सत्याग्रह से। गांधी जी एक सॉल्ट सत्याग्रह करते हैं, जिसे हम लोग दांडी मार्च भी कहते हैं। 12 मार्च 1930 को प्रोटेस्ट था ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, मोनोपोली बाय मेकिंग द सॉल्ट एट दांडी। हुआ क्या, मैं डिटेल में बताता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो 1930 में, यानी कि 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना वो मोनोपोली कर रहे थे सॉल्ट में, यानी कि इसका मतलब ये था कि वो लोग, ब्रिटिशर्स लोग ही सॉल्ट को बनाएंगे और वो लोग ही सेल करेंगे। अब इसमें होगा क्या, इंडियंस को हाई प्राइस पे सॉल्ट खरीदना पड़ेगा, ठीक है, और जो कि नेचुरली अवेलेबल चीज़ है। अगर हवा आपको खरीदना पड़ जाए, सोचो कैसा लगेगा। तो वैसा ही चीज़ था कि जो चीज़ नेचुरली अवेलेबल है उसको हाई प्राइस पे हम क्यों ही खरीदें। तो गांधी जी ने सॉल्ट को एज ए सिंबल समझा और सोचा कि ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो कि गरीब और अमीर दोनों को ही चाहिए। तो इससे जो है ना लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो होता यह है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं, यानी कि सॉल्ट सत्याग्रह करते हैं साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ तक? दांडी तक, जो कि एक कोस्टल विलेज है गुजरात में। करीब करीब ये 240 माइल यानी कि 385 किलोमीटर ये चलते हैं। करीब करीब 24 से 25 दिन इन्हें लगता है। जो शुरुआत में 78 फॉलोअर्स के साथ ये चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे हजारों लोग इनके साथ जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद और होता क्या है, देखो 6 अप्रैल को यानी कि 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और हाथों में मुट्ठी में मतलब नमक लेते हैं और चखते हैं। तो इससे क्या होता है, छोटा सा एक्ट था गांधी जी के द्वारा, लेकिन जो है ना ये इतना बड़ा जो है ना वो लॉ, ब्रिटिश का लॉ टूट जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका मतलब फ़ायदा क्या हुआ? तो इससे फ़ायदा ये हुआ और ये हुआ
कि जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था वो ब्रिटिश लॉ के अगेंस्ट खड़ा हो गया, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो इंडियंस थे वो यूनाइट हो गए रिलीजन, कास्ट और रीजन को लेके। यानी कि जो वर्ल्ड ने है वो नोटिस किया कि इंडिया किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है अपने फ्रीडम के लिए। इवन न्यूज़पेपर में पूरे दुनिया में ये छपने लगा और ये जो है एक टर्निंग पॉइंट बन गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ये खबर जो है ना पूरे इंडिया में फैला और बॉयकॉट होने लगा, चारों तरफ मास बॉयकॉट हुआ। इवन आसाम में भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सपोर्ट करने लगे, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द कनिंगम सर्कुलर। तो ये सब जो है ना वो होने लगा उस समय, ठीक है। तो ये आप लोगों को फिर उसके बाद देखोगे तो गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 में, तो ब्रिटिशर्स ये मानने पे तैयार हो गए कि वो लोग जो है ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, है ना, और अलाउ करेंगे जो हम लोग हैं वो जो है ना नमक खुद ही बना सकते हैं अपने कोस्ट पे। और गांधी को करना क्या होगा, ये जो है अपने मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे और सेकेंड राउंड टेबल के लिए वो तैयार हो जाएंगे बात करने के लिए। जो कि वो सेकेंड राउंड टेबल जो था ना वो होने वाला था लंदन में, जो कि होके कोई फ़ायदा हुआ नहीं, वो जो है ना फेल हुआ, कोई भी राजी नहीं हो पाया। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक मोमेंटम रिज्यूम हो गया 1932 में वापस दोबारा, एंड फाइनली उस 1934 में इसको विड्रॉ भी कर लिया गया। यानी कि जो मूवमेंट था उसको रिज्यूम कर दिया गया था 1932 में और वापस 1934 में तुम्हारा इसको बंद कर दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ, बहुत बड़ा पॉलिटिकल अवेयरनेस खड़ा हो गया कॉमन लोगों के अंदर। तो कम्युनल अवार्ड 1932 में जो हुआ, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे ये इन्होंने अनाउंस किया कि सेपरेट इलेक्टोरल्स देंगे मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, और जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे जो कि शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे। लेकिन इनसे गांधी जी को डर ये था कि ये लोग एक्चुअली में हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो है वो डिवाइड लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी जी ने फास्ट स्टार्ट कर दिया, यानी कि अनशन स्टार्ट कर दिया, जो नहीं यानी कि भूखा रहना। तो ये पूना एक्ट हुआ जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग जो है ना उनके लिए सीट तो रिजर्व किया गया, लेकिन जहाँ जॉइंट इलेक्टोरल्स विद इन द हिंदू फोल्ड। पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन लोगों ने बहुत सारे प्रोविंशियल्स जो है ना वो फॉर्म किए, यानी कि बहुत सारे फाउंड किए 1937 इलेक्शंस में। बहुत तो रीसाइन किया गया 1939 में। हुआ ये कि ब्रिटिशर्स लोगों ने जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने वाला था वो एक्चुअली में वो जर्मन के अगेंस्ट था, तो ब्रिटिशर्स जो है ना जर्मन के अगेंस्ट लड़ रहे थे और वो इंडियंस के बिहाफ पे ये कंसल्ट कर रहे थे कि इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंडियंस भी इसमें लड़ेंगे। तो हमारे बिहाफ पे वो बोलने वाले कौन होते हैं, मुस्लिम लीग अंडर द मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने पाकिस्तान डिमांड करने लगा, यानी कि सेपरेट नेशन 1940s में। यानी कि इनका 2 नेशन थ्योरी जो है ना वो अब आ चुका था। और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए आफ्टर, यानी कि बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, जैसे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह है ना, क्रिप्स मिशन। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो इसको लॉन्च किया गया अगस्त 8 1942 को ड्यू टू ब्रिटिश रिफ्यूजल, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये मान नहीं रहे थे तो ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है वो इंडिपेंडेंस दे, ठीक है। एक स्लोगन आया गांधी जी के द्वारा, डू और डाई, करो या मरो। तो कांग्रेस लीडर्स इमीडिएटली, बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। चारों तरफ जो ना प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, हड़ताल, फिर जाके डिस्ट्रक्शन, बॉयकॉट्स, ये सब का सिलसिला तो अब चलता रहा। तो स्टूडेंट्स, वुमेन्स, पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स, वर्कर्स, सब ने पार्टिसिपेट किया। कुछ जगह में तो ये भी हुआ कि लोग अपने गवर्नमेंट पैरेलली चलाने लगे। अब जितना ब्रूटली सप्रेस किया जाने लगा इंडियंस को, उतने ही एग्रेसिव इंडियंस होने लगे। यानी कि अब बिना नेगोशिएशन के अब हमें क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज चाहिए था। उसी समय क्या हुआ, इनिशियली कैप्टन मनमोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी बनाया गया, जिसको बाद में रिवाइव किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्री इंडिया के लिए बनाया सिंगापुर में 1943 में। और इंडियन जो नेशनल आर्मी था, इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने सपोर्ट किया जापानीज को और एक स्लोगन दिया, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस का एक कोट तो आपको बहुत ही फेमस कोट पता ही होगा, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। लेकिन बाद में जाके ये फेल हो गया, ये जो मिलिट्री करने का, इंस्पायर करने का ये था। लेकिन हाँ, एक बात इससे ये हुआ कि लोगों के अंदर जो ना वो जो देश के लिए प्यार भावना वो जगाना, तो वो तो हो गया है। और आखिरी टॉपिक में टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस, अब कैबिनेट मिशन बना जिसमें ये डिस्कशन किया गया इंडिपेंडेंस और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा लीड किया गया, जिसमें बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए, बहुत सारे लोग जो है ना मारे गए।
लास्ट में जाके जो लॉर्ड माउंट बैटन है उन्होंने प्लान किया 3 जून 1947 को कि पार्टीशन ही एक ऐसा सोल्यूशन था जो कि इन सब चीज़ों को रोक सकता था। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला एक्चुअली 1947 में 15 अगस्त को, और इंडिया को पार्टीशन को मतलब यानी कि ब्रिटिशर से आज़ाद करा दिया गया, लेकिन टू नेशन थ्योरी के हिसाब पे यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को बना दिया गया। पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य बना और इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन बना। रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ किया गया जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री का काम किया। तो आई होप कि आपको जो ना मैं एक ही वीडियो में शॉर्ट और सिंपल में समझाने में सक्षम रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।